रूपोस भाग 16। मानू को सीट नहीं मिली तो वह खड़ी हो गई। वह अने के पास नहीं बैठना चाहती थी क्योंकि उसके पास होने पर उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता था, इसलिए वह वहीं पर खड़ी हो गई। अने अपनी कनखियों से उसे ही देखने लगा। मेरे पास आकर नहीं बैठ सकती क्या? अकर है मैडम के देख रही है कि यहाँ कोई और जगह खाली नहीं है, फिर भी उत्कर्ष के साथ कैसे बैठी थी। मेरे पास आकर नहीं बैठ सकती क्या? मैं थोड़े ना इसे कुछ कहूँगा। अने जता तो ऐसे रहा था कि उसे उसके खड़े होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वह अपने मन में यह सोच रहा था, तुम खड़ी हो, अने के पास वाली सीट खाली है, जाकर बैठ जाओ। सड़क खराब है, कहीं गिर न जाओ, टीचर ने मानू को खड़े देखकर कहा। मानू ने यस मैम कहकर अने के सीट के पास आकर चली गई। उसकी धड़कनें फिर से बढ़ने लगी। अने भी मन में खुश हो गया कि मानू उसके पास बैठ रही है। मानू के पास आकर खड़े होने से भी वह और उसकी तरफ नहीं बैठा और ऐसे बैठा रहा जैसे उसे कोई मतलब नहीं, और वह खिड़की से टेक कर बैठा रहा। मानू 2 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रही, मानो कुछ कहने के लिए सोच रही हो। वो एक बार अपनी धड़कनों को शांत करती और अपने मुंह से कुछ कहने के लिए खोलने ही वाली होती कि वह अचानक झटके से बस स्टार्ट हो जाती है और वह अने के ऊपर ही गिर जाती है। वह अने की गोद में बैठे और उसका छोटा सा सिर अने के चेस्ट के पास और हाथ उसके कंधे पर थी। अने तो जैसे चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मानू को अजीब सा फील होने लगा। वह झट से उसके थोड़ा दूर हटने को हुई, लेकिन एक और झटका लगा जिससे वह फिर से उसके ऊपर गिर गई और कुछ देर ऐसे ही रही। वह जैसे अने खोसी गई थी, वही हाल अने का भी था। अने ने भी कुछ नहीं कहा। मानू की करीबी उसके सारे प्यारे एहसास को जगा रहा था और उसके बालों से अपने आने वाली खुशबू भी उसे अलग करने को तैयार नहीं था, लेकिन वो ज़्यादा देर ऐसे रह नहीं सकता था क्योंकि बगल की सीट के स्टूडेंट्स उन्हें ही देख रहे थे। इसलिए वह मानू के कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेटकर उसे आराम से उसके ऊपर से हटा दिया। मानू जैसे ही होश खो बैठी थी, उसके इस प्रकार उसके कमर को पकड़ने पर, सुनो, उसने थोड़ा खुद पर काबू कर अने से कहा। तो अने तो पल में अपने इमोशन को छिपाकर सीधा बैठ चुका था। मानू की आवाज़ सुनकर उसकी ओर देखा पर कहा कुछ नहीं। मुझे विंडो के पास बैठना है, मानू ने धीरे से कहा। उसे लग रहा था कि अने अभी जो हुआ उससे गुस्सा होगा और उसे मना कर देगा, लेकिन उसके सोच के विपरीत अने अचानक मानू की ओर झुक गया, जिससे कि मानू की सांसें ऊपर हो गई और वह एक बार फिर से अने को देखने से खुद को नहीं रोक पाई। अने भी उसे ही अपनी नज़रों से देख रहा था। दोनों का चेहरा बेहद करीब था इस वक्त और दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। अने थोड़ा झुका तो मानू ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अने ने एक बार उसके बंद आंखों को और उसके होठों पर नज़र डाली जो कि कुछ काँप रहे थे। क्या ये मुझे गलत समझ रही है? जैसे ही एक ख्याल आया अने के दिमाग में आया, उसने मानू के कंधे को पकड़कर थोड़ा खसका दिया। मानू इतनी हल्की थी कि वह अने से एक बार में भले ही हिल गई और वह खुद दूसरी साइड आकर आराम से बैठ गई, जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ा हो किसी चीज़ से। मानू तब तक समझ पाती कि अने क्या कर रहा था, तब तक वह उसे विंडो की सीट की तरफ कर चुका था। मानू भी अपनी आंखें खोली और अपनी नज़रों को थोड़ा सा घुमाकर अने को देखने लगी, लेकिन अने चुपचाप बैठ गया। मानू के उसकी तरफ देखने पर उसने भी उसे देखा। उसके अचानक देखने पर मानो उसकी नज़रें हटा भी नहीं पाई। उसको ये उम्मीद नहीं थी अने भी उसे ऐसे देखेगा। अने पे अपने भौहें उचकाते हुए उसे क्या है का इशारा किया। मानू झेपते हुए कुछ नहीं का अपने सर से हिलाते हुए थोड़ा स्माइल के साथ विंडो के साथ मुंह करके बैठ गई। अने उसकी हरकत से एक बार फिर अपना दिल हार सा गया। उफ, ये लड़की और इसकी ये झल्ली सी और क्यूट सी हरकतें हर बार इस पर मर मिटने को बेताब कर देता है। वह सीधा बैठते हुए सोचने लगा। मानू इस कंडीशन को छिपाने के लिए ईयरफोन और मोबाइल लेकर अपने कानों में लगा लिया और आंखें बंद कर बैठ गई। अने ने भी एक अपने द्वारा खींची गई तस्वीर देखने लगा।
अंजी और अर्श चुपचाप बैठे थे। अर्श अंजी को परेशान करने के लिए बार बार अपना सर अंजी के कंधे में गिरा देता, जिसे अंजी अपने हाथों से हटाकर सीधा कर लिया करती थी। अंजी अर्श को डांटने के लिए उसे उठाने वाली थी कि लेकिन उसके चेहरे को देखकर कुछ बोल नहीं पाई। ये बात अर्श सोए हुए नोटिस कर पा रहा था। अंजी अर्श का सर इस बार नहीं हटाई और अपना मोबाइल लेकर फ़नी वीडियो देखकर हंसने लगी ताकि अर्श उठ जाए, पर वह तो थोड़ी सी अपनी आंखें खोलकर कभी वीडियो को देखता तो कभी खिलखिलाकर हंसती हुई अंजी को, और उसे ऐसे हंसते देखकर वह भी सुकून से भर जा रहा था। जैसी को अम्बू का यूँ अपने जीएफ के साथ इतना क्लोज होना अच्छा नहीं लग रहा था और स्ट्रेस की वजह से उसका सर दुखने लगा, इसलिए उसने अपने पर्स से पेन किलर ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर में उसे पेन किलर मिल गया, जिसे खाकर वह चुपचाप बैठ गई, लेकिन उसे अचानक वोमिटिंग आने लगी। उसके बगल में बैठी को बताया तो वह तुरंत खड़ी होकर संभालते हुए मैम के पास बस रुकने के लिए गई। बस के अचानक रुक जाने पर सब चौंक से गए। जैसी बस के रुकते ही दौड़ते हुए नीचे गई और वोमिट करने लगी। अम्बू उसे ऐसे जाते देखकर परेशान हो गया। मानू और अंजी भी उसके जाने के बाद अपने सीट से उठकर पानी का बोतल लेकर नीचे चली गई। अम्बू भी अपनी जीएफ को ताज़ी हवा लेकर आता हूँ कहकर घबराते हुए जैसी को देखने के लिए नीचे उतर गया। मानू ने घबराते हुए जैसी को पानी का बोतल दिया। तुम ठीक हो? मानू ने जैसी से पूछा। हाँ, जैसी ने अपना सर हिलाया और पानी पीकर अपने चेहरे को भी धो लिया। उसे अपना चेहरा पोंछने के लिए कुछ चाहिए था, लेकिन मानू और अंजी तो हैंकी रखती ही नहीं थी और बारिश से वो भी जैसी के साथ भीग चुकी थी। तभी अम्बू ने अपना हाथ बढ़ाकर जैसी को अपना हैंकी दिया। तीनों ने उसे देखा, लेकिन जैसी ने मानू और अंजी इसका कुछ गलत मतलब ना निकाले, इसलिए अम्बू के हाथ से हैंकी लिया और उसे थैंक्स कहकर अपना मुंह पोंछने लगी। तुम ये दवाई ले लो। अम्बू ने एक टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाया। जैसी उसे देखते रह गई। वो अम्बू को समझ नहीं पा रही थी। अभी तो बस में ऐसा बैठा था जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं, और इधर मेरी जरा सी तबीयत क्या ख़राब हुई इसको मेरी फिक्र हो गई। क्यों अम्बू, तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? वो टीचर ने ये भिजवाया है। वह जैसी उसे लेकर कोई उम्मीद न लगाए इसलिए झूठ बोल दिया। ये सुनकर जैसी को खुद का गला दबाने का जी कर गया कि कैसे वो हर बार अम्बू की छोटी सी केयर से उम्मीद बांध लेती है। यार, बारिश बढ़ रही है, तू ठीक है तो चल अंदर ये दवा ले लेना, अंजी ने जैसी से कहा। इसके बाद सब ऊपर चढ़ गए। जैसी भी अपनी सीट पर आकर बैठ गई और दवाई भी खा लिया। अम्बू की नज़रें बस जैसी को देखने लगी। वो ठीक है कि नहीं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, पर ये जता नहीं सकता, मैं तुम्हें पता चलने भी नहीं दे सकता। मानू के बाल हल्के से गीले हो गए थे। वह उसे थोड़ा झटक कर अने के पास खिड़की वाली सीट पर बैठ गई, लेकिन पानी अने के चेहरे पर आ गया। वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। रास्ता थोड़ा खराब था और बारिश हो रही थी, इसलिए बस आराम से चल रही थी। मानू अपनी साइड की खिड़की को थोड़ा सा खोल रखा था, जिससे हल्की हल्की बूंद उसके पास आ रही थी और उसे अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर एक सुकून सा था। अने की नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे ऐसे देखकर उसके भी लब मुस्कुरा उठे। वह हवा से उसके उड़ते बाल जो कि अने के चेहरे पर आ रहा था, उसे कभी अपने उंगली से हटाता तो उसकी सुगंध को अपने अंदर महसूस करता। इधर अर्श ने अंजी के मोबाइल की तरफ झांक कर देखा कि वो क्या कर रही है, तो अंजी ने अपना मोबाइल दूसरी ओर कर लिया। वह सुबह वाले इंसिडेंट से अब तक गुस्सा थी, लेकिन अर्श उसे परेशान करने के लिए उसके और करीब जाकर देखने की कोशिश करने लगा। क्या कर रहे हो? अपनी जगह चुपचाप बैठो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अंजी ने अर्श की हरकत से झुंझलाकर कहा। मैं कहाँ तुम्हें परेशान कर रहा, बल्कि मुझे परेशानी हो रही है तुम्हारे इस बच्चों वाले कार्टून से, अर्श ने शांत भाव से कहा। तो मैं थोड़े ना कह रही तुम्हें कि तुम मेरे मोबाइल पर नज़र दौड़ाओ, तुम ही जबरन मेरे मोबाइल को देखने की कोशिश कर रहे हो। यदि इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ क्यों आ गए बैठने? मैंने थोड़े ना कहा था कि तुम्हें यहाँ आकर बैठो। अंजी अपना मुंह
मुड़कर बोली, वो मुझे ये जगह अच्छी लगी इसलिए बैठा हूँ, लेकिन तुमने आज मुझे परेशान करने की कसम खा रखी है। पहले वो मजाक और अब ये कार्टून। क्या तुम छोटी बच्ची हो जो ऐसे उटपटांग हरकत करती हो? अर्श ने छेड़ने के इरादे से अंजी से कहा तो अंजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो बस में कुछ हंगामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपना ईयरफोन निकालकर मुंह फुलाकर बैठ गई। उसकी इस नादानी पर अर्श को और भी प्यार आ गया और वह उसके कंधे पर सर रखकर लेट गया तो अंजी खींच गई पर कुछ न कह सकी। मानू को इतना खुश देखकर अने को भी खुशी महसूस हो रही थी। मानू को भी पता नहीं था कि वो इतनी खुश क्यों है। शायद उसके पास अने है इसलिए उसका दिल खुशी का अनुभव कर रहा था। वह थोड़ी देर बाद अपनी आंखें बंद करके बैठ गई और उसे नींद भी आने लगी, लेकिन रास्ते के खराब होने की वजह से उसका सर बार बार इधर उधर हो जाता। जब अने ने ये महसूस किया कि वह नींद की आगोश में चली गई है तो उसे डर भी लगने लगा कि कहीं उसका सर खिड़की से टकराकर लग न जाए, और इस वजह से उसे बिना एक पल गवाए मानू का सर अपने कंधे पर रख लिया। मानू भी सुकून से सो गई और उसे नींद में ही सुकून सा मिला। उसने अपने हाथों को अने के चारों ओर लपेट करके अपने सर को उसके सीने के पास रखकर लेट गई। अने पहले उसकी इस हरकत से चौंक कर उसे देखा, लेकिन उसके मासूम से सोते हुए चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वह भी बेफिक्री होकर मानू के कमर को पकड़कर बैठ गया। इस बस में इतने सुहाने मौसम में आज दोनों के दिल को एक अलग सा एहसास हो रहा था। उन दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को नहीं बताया था, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार को वर्ड की आवश्यकता ही नहीं होती, बस एक एहसास है। जब दो ऐसे दिल जो कि एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो और वो इतने पास हो, तो भला कैसे अपने एहसास से यूं अनजान रहे। उन दोनों के दिल खामोशी से एक साथ धड़क रहे थे। आज अने को ऐसा लग रहा था कि मानू के साथ बैठना शायद उसकी किस्मत में लिखा था। देखना, एक दिन तुम भी मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही हमेशा के लिए शामिल होगी। वह आंखें बंद किए ही सोचने लगा। मानू को भी शायद उसकी दिल की बात सुनाई दे दी। वह कुनमुना कर बेखौफ उसके सीने से लग कर सो गई। वह थोड़ा सा पानी की फुब्बारे पड़ने के कारण भीगी हुई थी, लेकिन इससे अने को कोई फर्क नहीं पड़ा। अम्बू भले ही अपने जीप के पास बैठा हो, लेकिन उसका दिल शायद जैसी के पास ही छूट गया था, इसलिए वह बार बार जैसी को देखने लगता। जैसी का ये चेहरा बहुत ही फीका पड़ा हुआ था। वह एकदम कमज़ोर दिख रही थी, जो कि अम्बू के हृदय में चुभन का एहसास करा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उसके पास जाए और उसको प्यार से गले लगा ले, पूरे हक के साथ उसका ख्याल रखे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे अपनी मजबूरी पता थी। तुम्हें मैं ऐसा नहीं देख सकता। भले ही तुमने मुझे अपनी फीलिंग नहीं बताई हो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, इसलिए मुझे भी तुमसे प्यार है। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और ना ही कभी तुम्हें पता चलने दे सकता हूँ, पर तुम्हें अपने लिए ऐसे तड़पता और खुद को यूँ कमज़ोर पड़ता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हें मुझे भूलना ही होगा और जो फीलिंग तुम्हारे अंदर घर कर रही है उसे मिटाना ही होगा। मैं इसलिए तुम्हें इग्नोर करता हूँ, पर कहीं न कहीं तुम्हारे पास होने से कमज़ोर होने लगता हूँ। डर लगता है कि कहीं तुम्हारी करीबी मुझे कमज़ोर न कर दे, कहीं पिघल न जाऊँ तुम्हारे सामने। जो फैसला मैंने किया है कहीं वह बदल न जाए। अम्बू यही सोच रहा था कि अचानक उसके कंधे पर किसी का सर आया। तब वह अपने ख्यालों से हकीकत में आया। उसने देखा कि उसकी जीप आराम से सो रही। उसकी नज़रें फिर से जैसी की ओर चली गई, जो उन्हें ही देख रही थी, पर नज़र मिलते ही हटाकर अपने सर को दूसरी साइड कर लिया। अम्बू के दिल में फिर से एक दर्द सा उठा, लेकिन उसने जैसी को दिखाने के लिए अपनी जीप के बालों में किस कर लिया, जो अपनी कनखियों से जैसी ने देखा और एक बार फिर उसकी आंखों में पानी भर आया। क्यों नहीं मानने को तैयार होता मेरा दिल कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हर बार तुम्हारी अपनी जीप के साथ करीबी मेरे दिल को चीर देता है, लेकिन फिर भी पता नहीं, ये समझ ही नहीं पाता
हमेशा तुम्हें ही ढूंढता रहता है। तुम्हारे पास आकर एक नज़र तुम्हें देखकर ही इसकी सारी बेचैनी दूर हो जाती है। लेकिन मैं खुद को तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। वह यह सोच रही थी कि उसके सिर में भारी दर्द महसूस हुआ। ऊपर से ये सर दर्द, पता नहीं कुछ दिनों से ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। हॉस्पिटल जाकर टेस्ट कराना पड़ेगा। सोचती हुई एक लंबी सांस लेकर वह भी अपनी आंखें बंद कर ली। उत्कर्ष की नज़र अचानक ही मानू और अनय पर गई तो उन दोनों को ऐसे करीब देखकर एक जलन और एक कड़वाहट अनय के लिए उसके मन में भर गया। वह मानू के लिए फील करने लगा था। इसका एहसास जब वह जंगल में गई तभी हो चुका था। लेकिन अनय का पहले उस गाने में मानू के साथ डांस करना, उसे मानू को अपनी गोद में उठाने नहीं देना और अब उसके साथ ऐसे बैठना, कहीं न कहीं उसे अनय पर शक हो रहा था कि कहीं वह भी मानू को तो पसंद नहीं करता। अगर ऐसा हुआ तो वह कभी नहीं चाहेगा कि मानू को उसकी फीलिंग्स का पता चले। उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। काशी और रूहिका दोनों सो चुके थे और बाकी स्टूडेंट्स भी थककर सो चुके थे। उसका यह टूर शाम तक समाप्त हो जाएगा, यही सोचकर सब आराम से सो रहे थे। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि ये बस्तर का जंगल है। यहाँ कब किस वक्त कौन सी मुसीबत आ पड़े किसी को नहीं पता था। खैर, अभी तो बस के ड्राइवर ने भी एक रोमांटिक सा गाना लगा दिया था जिसको सुनते हुए जो स्टूडेंट्स नहीं सोए थे वो सो जा रहे थे। अचानक से बस रुक गई। क्या हुआ, ये बस क्यों रोक दी? एक टीचर ने कहा। सारे स्टूडेंट्स भी अचानक ऐसे बस के रुक जाने से जग गए थे। अर्श, जो कि अंजी के कंधे में सर रखकर सोया हुआ था, वह अचानक बस के रुकने से सामने की तरफ गिरने वाला था। लेकिन वह गिरता इससे पहले ही अंजी की नज़र उस पर चली गई और उसने उसके हाथों को पकड़कर गिरने से रोक दिया। लेकिन अर्श ने यह महसूस कर लिया था कि इससे पहले अंजी के हाथ शायद उसके चेहरे के सामने था। अर्श का सीना तो खुशी से चौड़ा हो गया। थैंक्स, उसने अपने आप को सीट पर अच्छे से एडजस्ट करते हुए कहा। अंजी ने अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया। हूँ अकरू बिल्ली, फूलन देवी, वह धीरे से सामने देखते हुए बुदबुदाया। जब बस अचानक रुकी तो एक झटके से मानू का सर हिला और उसने ऊपर उठाया ही था कि उसी वक्त अनय ने भी अपना चेहरा थोड़ा तिरछा किया, जिससे दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब था। शायद अचानक हुए इस इंसिडेंट से उसके होंठ आपस में टकरा गए थे। सर वो सामने, ड्राइवर ने सामने इशारा किया तो एक बड़ा सा पेड़ सामने रास्ते पर पानी की वजह से गिरा हुआ था। ओहो, अब क्या करे, टीचर ने सामने देखते हुए कहा और खड़े होकर नीचे चले गए। सभी लड़के भी नीचे आ गए और उस पेड़ को हटाने के लिए सोचने लगे। सर, मुझे लगता है सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये हट जाएगा, अनय ने कहा। तुम सब बॉयज एक साइड हो जाओ और हम टीचर एक साइड हो गए, सर ने कहा। लड़कियां भी सभी नीचे उतर गई। हवाएं तेज थी, बारिश रुक चुकी थी। अनय ने अपने शर्ट के स्लीव्स को थोड़ा ऊपर चढ़ाया हुआ था, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को और भी डैशिंग बना रही थी। मानू की उस पर नज़र पड़ी तो वो खुद की नज़रों को उसके ऊपर से हटा नहीं पाई। जैसी मानू को कहाँ खोई और क्या देख रही है। जैसी जो कि ताज़ी हवा लेने के लिए नीचे आई थी, वह उसे ऐसे खोए देखकर बोली, मानू कहीं नहीं, तू बता अब कैसा फील हो रहा है? मानू ने जैसी से पूछा। उसे जैसी की फिक्र हो रही थी। जैसी, पहले से ठीक हूँ, जैसी ने धीरे से कहा, पर चेहरा सफ़ेद पड़ गया था उसका। मानू और अंजी उसे लेकर एक पत्थर पर जाकर बैठ गए। रूही, काशी और रूसा भी दूसरी साइड बैठ गए। बाकी स्टूडेंट्स भी वहीं पर आपस में बातें करने लगे। इस टूर में कई नए कपल्स बन चुके थे जो कि अपने अपने पार्टनर को पेड़ को हटाते देख रही थी। वहीं लड़के भी बड़े स्टाइल से उन्हें इम्प्रेस करने के उस पेड़ को साइड कर रहे थे। पेड़ को हटाते हुए अनय के हाथ पर थोड़ा सा लग चुका था, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसने उसकी कोई फिक्र नहीं की और अपने काम में जारी रहा। कुछ देर बाद सारे पेड़ को वहाँ से हटा लिया गया था। मानू अपनी जगह से खड़े होकर पास के खाई के पास जाकर हवाओं को फील कर रही थी। वह अंजी और जैसी को वहीं बैठने का बोलकर
खुद थोड़ी दूर आकर खड़ी थी। सारी लड़कियां अपने अपने हीरो को इम्प्रेस करने के लिए पानी का बॉटल लेकर उसके पास आ गई। अनय की नज़रें मानू को ढूंढने लगी। उसका भी मन हो रहा था कि मानू उसके लिए बॉटल लेकर आए, लेकिन उसके लिए और अर्श और अम्बू के लिए काशी और रूसा और अम्बू की जीभ पानी का बॉटल लेकर आए। जैसे कि नज़र अम्बू के मुंह से पानी पोंछते हुए उसकी जीभ पर गई तो इस बार उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसकी पलकें हल्की सी गीली हो गई, जिसे देखकर उसने अपना सर दूसरी साइड घुमाकर पोंछ लिया और एक फेक स्माइल लिए वापस से उसी के साइड सर घुमाकर अम्बू को देखने लगी। अम्बू को किसी की नज़रें अपने ऊपर महसूस हुई तो उसने भी अपना चेहरा घुमाया तो उसे थोड़ी दूर पर मुस्कान लिए खड़ी जैसी दिखी। ये इतना क्यों मुस्कुरा रही, अम्बू ने खुद से कहा। वहीं उत्कर्ष ने जबरन अंजी के हाथ से बॉटल छीन लिया तो अंजी मुंह फुलाकर जैसी का हाथ पकड़कर बस की ओर चली गई। अर्श की नज़र उन दोनों पर ही गड़ी हुई थी। उसे उत्कर्ष का अंजी के साथ इतना क्लोज होना अच्छा नहीं लग रहा था। इधर अनय ने अपना एक हाथ पीछे किया हुआ था जिससे A5 को उसका चोट ना दिखे, और हुआ भी यही। किसी ने इस पर गौर नहीं किया। टीचर ने सबको बस में बैठने को कहा तो सब स्टूडेंट्स बस में चढ़ने लगे। उत्कर्ष मानू के पास खड़ा था और उससे किसी टॉपिक पर बात कर रहा था। उसके हाथ में पानी का बॉटल था। मानू ने उसे किसी बात से मना किया तो उसने नाराज़ होकर उसके हाथों में बॉटल रख दिया, पर कुछ देर बाद दोनों किसी बात पर हंसने लगे। अनय, जिसकी नज़रें उन दोनों पर ही थी, उसे लगा मानो उत्कर्ष के लिए पानी का बॉटल लेकर आई और उसे दे रही है। ऐसा ख्याल अनय के मन में उठते ही उसने अपने जबरे जीभ लिए और हाथों में मुट्ठी बना ली, जिससे उसके हाथ के नाखून जहाँ पर उसे चोट लगी थी वहीं पर गिर गया और बहुत सारा खून उसके हाथ से गिरने लगा। वो ऐसे ही गुस्से में जाकर बस में चढ़ गया और सीट पर बैठ गया। उत्कर्ष मानू के साथ बस में चढ़ गया। जैसे कि सर में फिर से दर्द बढ़ने लगा, जिससे परेशान होकर वह अपने पास में बैठी लड़की को दूसरी खाली जगह पर जाने को कहा, क्योंकि वह सोना चाहती थी। वह लड़की जैसे कि हालत देखकर दूसरी जगह चली गई। अम्बू से अब और देखा नहीं गया। उसने उस लड़की को अपने जगह पर बैठने को कहा, क्योंकि और कोई जगह खाली नहीं थी। उसकी जीएफ को बोल दिया कि एक लड़की का खड़ा होना उससे नहीं देखा जाएगा, और खुद जाकर जहाँ पर जैसी सो रही वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। मानू जहाँ अनय बैठा था वहीं पर चली गई। अनय को पहले लगा कि वह उत्कर्ष के साथ बैठने वाली है, लेकिन अपनी ओर आता देखकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अंजी के पास फिर से अर्श बैठ गया। अंजी तो अपने एटीट्यूड में थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। बस ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली। मानू खिड़की के पास आकर बैठ गई। अनय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही उसकी तरफ ध्यान दिया। तभी मानू की नज़र अनय के हाथों के चोट से बह रहे खून पर गई। वह घबरा गई। यह कैसे हुआ? कितना खून बह रहा है और तुमने इस पर कुछ बांधा भी नहीं। वह घबराते हुए अनय के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, लेकिन अनय अपने हाथों को गुस्से से झटक दिया। उसकी इस हरकत पर मानो उसे देखने लगी, पर अनय उसे इग्नोर कर गुस्से से बैठ गया था। मानो इसे क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कहीं ये कुछ देर पहले जब बस रुकी थी तब मैं इसके करीब हो गई थी, उस बात को लेकर तो गुस्से में नहीं। सोचकर वह अनय को कहने लगी, देखो अनायास, मुझे सच में नहीं पता था कि कब मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सो गई और ऐसे अचानक बस के रुकने से मेरी नींद खुल गई और वो किस वाला एक्सीडेंट हो गया। अगर तुम इस बात से नाराज़ हो या गुस्सा हो तो आई एम सॉरी, पर अभी इस गुस्से को साइड रखो और अपना हाथ मुझे दिखाओ। इस पर पट्टी करने की ज़रूरत है। वह अपने आप को नॉर्मल करते हुए आराम से बोली। उसकी बातें अनय के कानों में पड़ी तो वह हैरत भरी नज़रों से मानू को देखने लगा। अनय, क्या इसे लगता है कि मैं इसके मेरे पास होने से या किस होने से गुस्सा हूँ? बेवकूफ़ कहीं की। अगर ये रोज़ हो तो भी मैं इससे गुस्सा नहीं होऊंगा। मुझे तो बस तुम्हारा उस उत्कर्ष के साथ होना अच्छा नहीं लगता,
पता नहीं पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचते हुए वह मानू को देखने लगा। मानू उसे कुछ बोलता ना देखकर क्या हुआ? देखो तुम इसके लिए मुझे बाद में डांट भी देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी प्लीज़ अपना हाथ दो, मानू ने मासूमियत से कहा। उसकी मासूमियत को देखकर अनय के दिल से नाराज़गी कहाँ गई उसे भी पता नहीं चला और अपना हाथ मानू के सामने कर दिया। मानू ने सबसे पहले उसका हाथ देखा, उसके बाद उसके सुंदर से दिखने वाले चेहरे को देखा। वह चुपचाप उसका हाथ अपने हथेली में रख ली और उस पर अपने पास बैग में रखी फर्स्ट एड बॉक्स से रुई निकालकर धीरे धीरे उसके घाव को साफ करने लगी और उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने लगी। अनय के मुंह से निकला। मानू ये सुनकर, सॉरी वो क्रीम है, पहले थोड़ा जलेगा, इसके बाद ठंडक महसूस होगा, मानू ने कहा और अपने होठों को उसकी हथेली के पास ले जाकर धीरे धीरे फूंक मारने लगी। अनय का दिल तो बाग बाग हो रहा था। मानू कुछ समय बाद हो गया कहकर वह अनय के हाथ को छोड़कर सीधी बैठ गई। अनय, मैं उस वजह से तुमसे गुस्सा नहीं था, धीरे से अनय ने कहा। ये सुनकर मानू की नज़रें अनय की तरफ चली गई। अनय, मैं इसलिए गुस्सा था क्योंकि, कहकर वह अचानक मानू की तरफ आ गया। मानू उसके अचानक उसकी तरफ झुकने से सहम सी गई। उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। अनय उसकी झुकी हुई पलकों को देखने लगा जो कि किसी छोटी सी चिड़ियों की पंख की तरह फड़फड़ा रहे थे। अनय को उसे देखकर अंदर ही अंदर हंसी आ गई। वह उसके और करीब हुआ तो मानू थोड़ा पीछे की ओर झुक गई। क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है बताने का, फिर कभी बताऊंगा, वह झट से सीधा होते हुए बोला। मानू ने चैन की सांस ली और थोड़ा अनय की तरफ देखी जो कि अब बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था। वह भी चुपचाप बैठ गई। सफ़र लंबा था, सब बच्चे सोकर उठ चुके थे तो टाइम पास के लिए कोई चुटकुला सुनाता तो कोई अपनी स्कूल लव स्टोरी। जैसी तो आराम से सो रही थी और अम्बू उसे केयरफुली देख रहा था कि कहीं वह बस के कारण गिर न जाए। मानू और अनय भी अब थोड़े बीच बीच में बात कर लिया करते थे, लेकिन A5 की काशी, रूसा और रूही को ये नागवारा गुजर रहा था। वो लोग अपने मन में मानू को अनय से दूर करने के लिए प्लान सोचने लगी। कुछ घंटे और बीत गया। अब शाम होने को आई। बस कॉलेज कैंपस में आकर रुक गई। टीचरों ने सभी को उतरने को कहा। अम्बू जैसी के उठने से पहले वहाँ से चला गया था। अनय के बाद मानू भी अपना सामान लिए नीचे उतरी। हॉस्टल की लड़कियों के साथ हॉस्टल बॉयज़ को छोड़ने को कहा क्योंकि थोड़ा अंधेरा होने को आया था। अनय ने सबको बहाना बनाकर वहाँ से अपना कार लेकर हॉस्टल जाने के रास्ते पर ही चल पड़ा। वही जैसी को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए टीचरों ने उसे किसी के साथ बाइक में बैठ जाने को कहा तो उन्हीं की क्लास का एक लड़का अपना बाइक सामने रोक दिया। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उस लड़के ने अपनी बाइक रोककर कहा। अम्बू के कानों में जैसे ही सुना कि जैसी किसी लड़के के साथ जा रही है, उसके अंदर एक जलन की भावना आ गई। लेकिन जैसी ने उस लड़के को मना कर दिया। उत्कर्ष जैसी को अपने बाइक के पीछे बिठा ले गया। बाकी की लड़कियों को भी कुछ लड़के बिठाकर ले गए और अंजी और मानू ही बच गए थे। उन दोनों ने किसी को तकलीफ नहीं देने के इरादे से बोल दिया कि वो खुद ऑटो से चली जाएंगी, तो टीचरों ने एक दो लड़के को उसके साथ चलने को कहा तो उन दोनों ने मना कर दिया। सब चले गए। मानू को अंधेरी रात में तारों के बीच सफ़र करना अच्छा लगता था तो वो ऑटो का वेट करने लगी तो एक कार उसके सामने आकर रुक गई। कार का शीशा नीचे हुआ तो दोनों उसमें बैठे शख्स को देखने लगी। कार पर अनय था। मानू और अंजी ने उसे देखा। ये यहाँ क्यों रुका है? अंजी ने मानू के हाथों को खींचकर अपने करीब कर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। मानू अनय को देखने लगी जो कि कार का दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ ही सीधा चलते आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देखकर अंजी ने मानू को दूर किया और दोनों अनय को देखने लगी। क्या हुआ? मानू ने खुद उससे पूछा। तो तुम्हारा ये पर्स बस की सीट पर ही रह गया था। मैंने कॉलेज में तुम्हें ढूंढा तो तुम नहीं दिखी और मुझे कुछ काम था तो इधर आया था, पर तुम दोनों को रास्ते में देखा
तो ये देने आ गया। अनय ने झूठ बोल दिया। मानू ने अपने पर्स को देखा और चुपचाप उसके हाथ से ले लिया। अनय भी पर्स देखकर चुपचाप खड़ा हो गया। थैंक्स, मानू ने धीरे से कहा। तो अनय मन में खुश हो गया, पर बाहर से ना दिखाते हुए कार में जाकर बैठ गया। अंजी ने उसके बैठते ही मुंह बनाकर मानू को देखते हुए कहा, इन लोगों का तो अलग ही रोला रहता है। देखो ना, पर्स को दे दिया, लेकिन एक बार भी हम दोनों को ये नहीं कहा कि हॉस्टल छोड़ देते हैं। इसकी कार को थोड़े ना कुछ हो जाएगा। अंजी फिर से मानू के पास आकर बोली। मानू को ऐसा कुछ नहीं लगा था, क्योंकि वह उम्मीद ही नहीं रखना चाहती थी कि अनय उसके लिए कुछ करेगा। ये तो बस इत्तेफाक से हमें मिला तो ये पर्स दे दिया, इसलिए उसने अंजी को चुप कराने के लिए कहा, जाने देना उसे, उसकी मर्जी। उसे अगर हमें नहीं बैठाना अपनी कार में तो मत बिठाए। अंजी, ये बात भी है, मैं तो बस एक क्लासमेट होने के नाते बोल रही थी। खैर चल अब, उसने मानू का हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहा। अनय दूर से ही उन्हें जाते देखता रहा। वह धीरे धीरे अपनी कार को यू टर्न लेकर उन लोगों की नज़र में आए बिना उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद उन्हें एक ऑटो वाला दिखा तो वह उसे रुकवाकर उसमें बैठ गई। अनय भी पूरे रास्ते तक उसका पीछा करता रहा। जब वो हॉस्टल में चली गई तो वो भी अपनी कार मोड़कर अपने घर की ओर चला गया।